मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में, मैं अमेरिका और मैं ही लंदन। बेटे, आई हैव डन ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज और मेरी एक ही हॉबी है, पढ़ना और पढ़ाना। मैं पढ़ता रहता हूँ और आपको पढ़ाता रहता हूँ। आइए आइए सर, आज हम एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। As you know, we are on the verge of completion of Financial Management F9 ACCA and I have given you the preference कि किस preference में आपको चैप्टर्स करने चाहिए। मैं अभी आपको जूस नोट से दोबारा से बताऊंगा। आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे, फर्स्ट लेक्चर है और बड़ा ही प्यारा सा लेक्चर है। चैप्टर नंबर 14 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई हैव डिवोटेड 20 लेक्चर्स, आई थिंक 21 लेक्चर्स इन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। बेटे 21 लेक्चर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में डिलीवर करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक एक क्वेश्चन कैप्लॉन का, एक एक क्वेश्चन बीबीवी का मैंने कराने की कोशिश की। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं एक नए सिनेरियो में, नए एनवायरनमेंट में, नई बात में आने वाला हूं और उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 14, इंटरेस्ट रेट रिस्क। Last lecture, last chapter, foreign exchange risk. This is interest rate risk and post-COVID scenario, post-Russia-Ukraine war. आप देखें, दुनिया जैसे बदल सी गई है। अब तो 2 साल हो गए रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हुए, पोस्ट कोविड हुए 2, 2.5, 3 साल हो गए। बेटे जैसे दुनिया बदल सी गई हो कोविड के बाद और यूक्रेन वॉर और रशिया के वॉर के बाद। तो आज मैं आपके सामने यूएस ट्रेजरी किस तरह से अपना बेसिस रेट चेंज करती है और एंड हाउ इट विल अफेक्ट यू। आपका रेपो रेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना रेपो रेट चेंज कर देती है। Now, what is the meaning of repo rate? I have already discussed in money market instruments, in the sources of funds. मैं सब कुछ बताऊंगा, आप बस रजिस्टर ओपन करें जी। भूपेश आनंद बंदे को बोलते हैं और आपके सामने मैं खड़ा हूं लेक्चर नंबर 1 इंटरेस्ट रेट रिस्क को लेकर। इंटरेस्ट रेट रिस्क में मैंने एक एक्स एक्सिस लिखी और एक वाई एक्सिस लिखी। आज मैं आपको यील्ड कर्व की बातें बताऊंगा। बेटे बातें तो बड़ी सारी बतानी है, लेकिन कुछ पहले 1-2 बातें और कर दूं। एनर्जी मैनेजमेंट इज मोर बेटर देन टाइम मैनेजमेंट। हम ये हमेशा बचपन से सुनते आए हैं, हमारे पेरेंट्स कहते रहते हैं कि टाइम मैनेज करो, दिस मैनेज करो, अपना टाइम टेबल बनाओ, ये करो, ऐसे करो। अच्छी बात है, मैं अगेंस्ट नहीं हूं। बट आज के सिनेरियो में अगर आप देखें, आपके पास टाइम है तब भी आपके पास एनर्जी नहीं है। आप व्हाट्सएप में, आप मोबाइल फोन में, आप यूट्यूब में, आप बाकी चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी जैसे ड्रेन हो गई हो, जैसे एनर्जी है ही नहीं, बस ऐसे ही बैठे हैं। टाइम के बाद भी आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बेटे एज पर मी, आप देखिए मैं आपके सामने लेक्चर लेता हूं फुल एनर्जी के साथ। एनर्जी मैनेजमेंट इज मोर बेटर देन टाइम मैनेजमेंट। और आपको फोकस होना पड़ेगा। कहते हैं लाइफ में तभी चीजें मिलती हैं जब आप फोकस होकर काम करते हैं। महाभारत के जमाने की बात करें, गुरु द्रोणाचार्य की बात करें, अर्जुन की बात करें, द ग्रेट अर्जुना, बेटे एक ही खासियत थी उसमें, द फोकस था। तो आप अगर फोकस अभी भी करते हैं, ACCA F9 फर्स्ट अटेम्प्ट में यू कैन क्लियर। इन सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने ACCA F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर लेकर आ गया। बेटे बैठना इस तरह से है, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, आपकी लाइफ एनर्जी सर्कुलेट करेगी तो ज्यादा बातें समझ आएंगी। आज के इस चैप्टर के थ्रू, आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको पूरा बता दूंगा दैट व्हाट आई मीन बाय इंटरेस्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट आई मीन बाय रिस्क, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, व्हाट इज यील्ड, व्हाट इज मैच्योरिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट इज यूएस फेड रिजर्व। एक एक बात को क्लियर करने वाला हूं बेटे, और आज भूमिका बनाऊंगा। 10 से 11 लेक्चर्स लेने वाला हूं। आई विल बी टेकिंग on this in this particular chapter, that is interest rate risk। तो आपका ध्यान से बैठना, सभी बातों को नोट करना। इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानना, बेवकूफी करोगे। कमर सीधी करके बैठो, थप्पड़ मारूंगा, मोबाइल फोन ऑफ कर दो। आओ जी मेरी कहानी सुनो। आओ जी मेरी बात सुनो जी। मैं भूपेश आनंद आज आपके साथ कुछ बात शेयर करता हूं, मेरी कहानी मुंह जबानी। कोविड सिनेरियो के बाद तो मुझे लगता है मेरी कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इजी से हो गई। रिस्क फैक्टर आपको ज्यादा समझ आ गया आफ्टर कोविड, आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर। जैसे सब कुछ अनसर्टेन सा हो, सब बदलता जा रहा है यार, एवरीथिंग इज चेंजिंग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली थी, अर्जुन
उत्तिष्ठा चलंती, चल, रुक मत, क्योंकि सब बदल रहा है। आप देखिए, एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ एसीसीए कम फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी, यू कैन सी द सिनेरियो ऑफ पोस्ट कोविड सिनेरियो। Even after 2 years of post COVID, everything is changing like anything. It means there is an involvement of risk. आप कुछ भी करते हैं तो रिस्क है यार। आप यू नो आप घर में बैठे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल में चल रहे हैं, आप ठीक बाइक कर रहे हैं, आप ठीक मोटर बाइकिंग कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज स्टिल यू हैव अ रिस्क, दैट इज इनहेरिटेड रिस्क, कि कोई आकर ही मार जाएगा। आपके पास इन्वेस्टमेंट थे, कुछ पैसे थे, $1,000 थे, 1,000 पाउंड थे, 1,000 रुपीज थे, यू हैव इन्वेस्टेड इन अ बैंक, और वो बैंक की फ्रॉड निकला। यू हैव इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड्स ऑफ अ लेमन ब्रदर, अब लेमन ब्रदर ही खत्म हो गई। You have Canara Bank has given the loan to Kingfisher Airlines, विजय माल्या लंदन भाग गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि रिस्क तो आज आपको हर पार्लेंस में दिखेगा, और मैं आज उसी रिस्क की बातें करने वाला हूं। आप एग्जामिनेशन देकर आएंगे, एंड आफ्टर सम मंथ्स यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट, द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन दैट रिजल्ट इन योर एक्सपेक्टेशंस, दैट इज रिस्क। आपने सोचा था that you will be earning this much of ROCE or return on equity, or this much will be the profitability, gross profit ratio, operating profit ratio, but that is not the case because of post-COVID scenario. That is the risk. You thought कि बजट के बाद कुछ पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, हुआ नहीं। आप इन्फोसिस के फाइनेंस मैनेजर हैं, and you have a cash rich, you are a cash rich company, you want to invest in money market instrument for a short term period। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करने लगे, यूएस का फेड रिजर्व चेंज हो गया, इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट चेंज हो गया, so you have to invest in that small amount of that lower amount of deposit rates। you have long term investments, आपके पास long term investments थी, अब इंटरेस्ट रेट ही चेंज हो रहा है, तो बेटे ये क्या है, सब क्या है। मैं आज आपके सामने सारी बातें रखूंगा, आप मुझे रोकना मत यार, और सब कुछ लिखते जाना। फर्स्ट पॉइंट पहले तो लिखो, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। आप एज अ फाइनेंस मैनेजर जो थॉट प्रोसेस लेके चलते हो, this much will be the sales, this much will be the profit, this much will be the basic EPS, this much will be the diluted EPS, this much will be ROE, this much will be gross profit, this much will be current ratio। as a finance language, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतना रिटर्न होना चाहिए, वो ना हो, that is risk। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक हम सबको क्लियर है। there are different types of risk। I have just given you example। there are different types of risk which we have to face। I think in chapter number, most probably in chapter number 18 in the capital structure, we discussed about operating risk, we discussed about financial risk, we discussed about combined risk, we discussed about equity leverage, we discussed about equity gearing, we discussed about capital gearing। धीरे 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 आपको पता चला कि अलग अलग प्रकार के रिस्क होते हैं। एक छोटा सा एक जमाना था जब नोकिया फोन लेते थे, कोडैक के कैमरास लेते थे, ओनिडा की वॉशिंग मशीन्स लेते थे। आज तो सब बदल गया यार, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई, आईफोन्स आ गए। ये क्या हो रहा है? रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क। आप बताइए, इंडिया में रहकर आज हम कह रहे हैं कि मेक इन चाइना का सामान मत लो, मेक इन इंडिया। इट मींस चाइनीज कंपनीज हैव द रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क इन इंडिया। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। What is this? Political risk. It means as a business entity, as a business, as a corporate entity, as any entity, whenever you are doing a business, इस घड़े में देखा आपने कितने सारे एरोज आ रहे हैं। आपको अलग अलग तरह के रिस्क बियर करने पड़ेंगे दोस्त। आप एसीसी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप देंगे तो दिस इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन दैट। क्या पता पास हो जाए, फेल हो जाए, एग्जामिनेशन फीस क्या पता दोबारा देनी पड़े। अच्छा था ग्रेजुएशन ही करते, उसमें कोई रिस्क नहीं था, बट आपने ग्रेजुएशन के साथ एसी से ऑप्ट किया, यू आर गोइंग फॉर दिस, एंड बिकॉज यू वांट टू फेस रिस्क,
It means whenever you're doing anything, damn anything, you know. तो मैंने यहां पे लिखा, भाई साहब, भाई और बहनों, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क. बिजनेस रिस्क, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बिजनेस रिस्क इन द टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज. ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो इनकर करनी पड़ती है, फिर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है. टेक्नोलॉजिकल रिस्क मैंने अभी भी एग्जांपल दिया, नोकिया फोन्स का, कोडैक कैमरास का. पहले जमाने में पेजर्स आते थे, खत्म हो गया सब कुछ. पोर्टफोलियो रिस्क, आई हैव इन्वेस्टेड इन अ कंपनी, इन अ बॉन्ड, in a portfolio. Now, due to sudden fall in the stock market, New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Chicago Stock Exchange, Indian Stock Exchange, बेटे मैं खत्म हो गया. आपने देखा होगा, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कितने ऐसे लोग जो खत्म हो गए, जिन्होंने सुसाइड कर ली ड्यू टू पोर्टफोलियो रिस्क. पॉलिटिकल रिस्क, मैंने अभी अभी चाइना का एग्जांपल दिया टू एक्सप्लेन व्हाट आई मीन फॉर पॉलिटिकल रिस्क. और बेटे 22 लेक्चर डिलीवर किए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को लेकर. आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क. आज टुडे, फ्रॉम टुडे अप टू कमिंग 11 lectures, I will be devoting my discussion in regard to interest rate risk. It means the possibility of deviation in the interest rates. मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, बॉन्ड्स मैंने इशू किए, सपोजिंगली आई एम कोका कोला एंड आई हैव इशूड बॉन्ड्स. At that time, I have issued at fixed rate, let it be 10%, and the maturity of that bonds is 10 years. After 3-4 years, market का scenario change हो गया, COVID scenario आ गया, and now interest rate in the market is 6%, but I am paying 10%. This is a risk. I am paying more. If I think from the point of view of borrower, I am paying more to my bondholders. Because in the market, the rate is 6% and I am paying 10%. There is a gap between 10 and 6, that is 4%. It means मेरी cost बढ़ गई यार, due to interest. that हो सकता है, नहीं हो सकता, होगा. तो बेटे कुछ भी होने की संभावना, गलत होने की संभावना, पैसिमिस्टिक होने की संभावना का नाम है रिस्क. और अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें, सपोज कर रहे हैं आपने HDFC से आपने बोरो किया कुछ लोन, आपने किसी बैंकिंग कंपनी से अमाउंट बोरो किया. अब जब आपने बोरो किया तो वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वेरिएबल रेट था, बट अचानक रेट बढ़ता गया, बेसिस रेट बढ़ रहा, रेपो रेट बढ़ रहे हैं, एंड अल्टीमेटली आपका वेरिएबल रेट भी बढ़ रहा है. दैट इज अ रिस्क. पहले कॉस्ट कुछ थी, अब कॉस्ट कुछ है. क्या करूं मैं? क्या धंधा बंद कर दूं, बिजनेस बंद कर दूं? लाला जी कहां जाएंगे? यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ दैट लाला जी, एंड यू हैव टू से, यू हैव टू सी, एंड यू हैव टू हेज दैट इंटरेस्ट रेट रिस्क. बेटे आज यही चैप्टर नंबर 14 इसीलिए कर रहे हैं कि आप हेज कैसे करेंगे अपने रिस्क को. तो लिखिए जी, बिजनेस रिस्क, हेजिंग रिस्क, वर्ल्ड वॉर रिस्क. मैंने दो यहां पर आपके सामने चित्र बनाए. एक में बनाया कि आपने लोन बोरो किया है. अच्छा, लोन बोरो किया आपने वेरिएबल रेट पे, फ्लोटिंग रेट पे. अब इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पीछे से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. यूएस फेड का रिजर्व बढ़ गया, रेट इंक्रीज कर दिया, बेसिस रेट ही बढ़ा दिया उन्होंने. अच्छा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, बिकॉज रिस्क को हम नेगेटिवली सोचेंगे, मैंने इन्वेस्टमेंट की, अब इन्वेस्टमेंट की तो डिपॉजिट रेट कम हो गया. मतलब कहने का मतलब है सिर मुंडाया ओले पड़े, ऐसा समझ लीजिए. दिस इज इंटरेस्ट रेट रिस्क. आप सब मेरे सामने कमर सीधी करके बैठे हैं क्योंकि मैंने आज अपने 2 वीडियोस दिखाने हैं अभी इसी टॉपिक को लेकर, और आपको मैंने अपना YouTube चैनल दिखाना है. मैंने आज आपको वेबसाइट्स पे लेके जाना है, विकीपीडिया में बड़ी सारी बातें हैं. मैं अभी अपने जूस नोट्स भी दिखाऊंगा. आइए पहले जूस नोट्स में आ जाएं और मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि भैया मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, आपके लिए क्या क्या नहीं किया. दोस्त क्या बताऊं यार मैं. Friends, we are doing financial management as we have already delivered. I have already delivered 200 hours plus of recording. अभी भी 20-25 घंटे की रिकॉर्डिंग रह गई है. तो सबसे पहले मैंने आपके लिए क्या किया था मैं थोड़ा सा बताऊं. मैंने आपके लिए एक चैप्टर, सबसे पहले आई हैव स्टार्टेड विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसफंक्शंस. इसके 10 लेक्चर्स लिए बेटा मैंने. आई हैव डिवोटेड 10 लेक्चर्स टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अच्छा, इसको करने के बाद फिर मैंने कहा जी सीधा आप आ जाओ चैप्टर नंबर 7. दिस चैप्टर 7 वर्किंग कैपिटल. देन आई डिड चैप्टर 7, 8, 9, 10.
इसी में 40-50 लेक्चर डिवोट कर दिए, 4 लेक्चर्स में वर्किंग कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन आई स्टार्टेड विद investment decisions, investment decisions, investment decisions, investment decisions. That is from chapter number 2 to 6. इसमें भी 80 to 85 लेक्चर्स डिवोट किए मैंने. अच्छा, एक लेक्चर लगभग आधे घंटे का होता है ऑन एन एवरेज, तो आप उतने आवर्स भी निकाल सकते हो. अच्छा, जैसे मैंने पहले 10 चैप्टर्स कंप्लीट किए, बिकॉज दिस इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो सेकंड डिसीजन इज फाइनेंशियल डिसीजन. देन आई स्टार्टेड विद सोर्सेज ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर. उसके बाद थर्ड डिसीजन की मैंने डिविडेंड पॉलिसीज. बेटा सब कुछ लॉजिकली किया. फिर मैंने कहा कि आज के डेट ऑफ सिनेरियो में, पोस्ट कोविड सिनेरियो में, ये 3 डिसीजंस लेना एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा, 1 स्टेप मोर एज अ मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर. तो इन दैट केस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल मार्केट मैंने कंप्लीट किया. इकोनॉमिक्स की बातें की, मार्केट्स की बातें की, एफिशिएंसीज की बातें की. उसके बाद मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क लिया. बेटे 21-22 लेक्चर्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के डिवोट कर दिए. कैप्लन, बीबीपी, अपने नोट्स, अपने लॉजिक्स, अपने कंसेप्ट, सारी बातें बता दी. अभी आज मैं अब यहां पर खड़ा हूं बेटे, इंटरेस्ट रेट रिस्क. इसके बाद 2 ही चैप्टर्स रह जाते हैं बेटे, ये एक तो रेशियोज का और एक बिजनेस वैल्यूएशन का. बेटे दीज आर माय जूस नोट्स. ये मेरे जूस नोट्स हैं जो मैं बीबीबी, कैप्लॉन और अपनी बुक के मिक्सचर में देता हूं. बादाम रोगन, च्यवनप्राश, मुगली गुट्टी 555. अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो डू फ्रॉम कैप्लॉन एंड बीबीबी. तो ये मैंने आपके सामने रखा. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क को लेकर अगर हम कैप्लॉन और बीबीबी देखें तो दीज आर द लर्निंग आउटकम्स. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से 13 लर्निंग आउटकम है जो दोस्तों हमें करने हैं, है ना. तो आज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं. 12-13 लर्निंग आउटकम्स आई हैव कवर्ड इन 10-11 लेक्चर्स. आपको बड़ा अच्छा लगेगा जो मैं बताऊंगा. आप जब बातें सीखेंगे, समझेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट. आज देखिए, आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 4 कंसेप्ट्स. इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क, हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, समरी. आज जबकि मैं कोई भी कंसेप्ट कवर नहीं करने वाला, आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, व्हाट आई मीन बाय रिस्क, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क, एंड आई विल प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट इन रिगार्ड टू इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो आपको एक बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा कि साहब ये रिस्क है, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क है, ये पॉइंट्स हमने करने हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये बातें हैं. आज हम उसको डिस्कस करेंगे. आप मेरे साथ साथ चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं. चलते चलते कौन मिला? चलते चलते इंटरेस्ट रेट रिस्क मिला. थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट प्लस रिस्क इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट रिस्क. बेटे भूपेश आनंद ने अपने हाथों से हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं. पीपीटी ऑलरेडी बनाकर आपको पीपीटी से नहीं पढ़ाया, क्या टच आएगा यार जब आप पीपीटी से पढ़ेंगे. पीपीटी की आप सॉफ्ट कॉपी ले लेते हैं, आपको अंडरस्टैंड ही कुछ नहीं होता. या बुक में ही मार्क कर दूं तो क्या समझ आएगा, ढीले हो जाएंगे आप. लिखना है, अगर सच में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आप मेरे साथ साथ लिखिए, सभी सारे नोट्स बनाइए. जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, वी हैव दोज हु हैव परचेज आवर लेक्चर्स, दे आर गेटिंग फर्स्ट टाइम सक्सेस यार. और नोट्स बनाएं क्योंकि इसका आने वाले कोर्सेज में, आने वाले पेपर्स में बड़ा हेल्प रहेगा. तो लिखेंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क मींस डेविएशन इन द इंटरेस्ट रेट्स. एज एंटिटी मेरे पास एसेट्स भी और मेरे पास लायबिलिटीज भी हैं, और कुछ लायबिलिटीज इंटरेस्ट रेट पर रिलेट करती हैं और कुछ एसेट्स भी इंटरेस्ट रेट पर रिलेट करते हैं. लायबिलिटीज मींस मैंने लॉन्ग टर्म लोन बोरो किया एंड मैंने बॉन्ड्स इशू किए, तो दीज आर माय लायबिलिटीज एंड नाउ दे आर डिपेंडेंट अपॉन द इंटरेस्ट रेट्स because I have issued at a particular time. Now there is a changing in the scenario and there is a change in the interest rates. My value of the liability, the value of the liability, the value of the loan, the value of the assets, they are changing. क्योंकि मेरी कैश फ्लोस चेंज हो जाएंगी, तो इंटरेस्ट रेट से मेरी वैल्यूएशन में डिपेंडेंस आएगी. तो मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट रेट रिस्क इज डेविएशन इन द इंटरेस्ट रेट्स एज पर एक्सपेक्टेशंस. मैं जो सोच रहा था वैसा ना हो, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट. आगे वाली बात बड़ी प्यारी लिखी है, क्योंकि रिस्क है ना हमेशा हम नेगेटिव एस्पेक्ट में देखते हैं. तो इट इज एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स मूवमेंट इन द इंटरेस्ट रेट्स. लोन अगर आपने लिया है तो मैं कहूंगा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो एडवर्स मूवमेंट होगी. आपने इन्वेस्टमेंट किया है एज ए डिपॉजिट, एज ए एसेट, और इंटरेस्ट रेट कम आ गया तो इट इज एडवर्स. गेटिंग माय पॉइंट. तो मैंने लिखा जी एडवर्स मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट्स ड्यू टू विच
रिडक्शन इन द फ्यूचर कैश फ्लोस ऑफ एन एंटिटी, जिसकी वजह से एंटिटी की भविष्य की कैश फ्लोस में इफेक्ट आएगा, उनको बोलते हैं दैट इज नेम्ड एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। आप खुद सोचो ना, आपने बैंक से लोन लिया, एजुकेशन लोन, और वो वेरिएबल रेट का था एसीसी की पेमेंट करने के लिए। अब वो रेट वेरिएबल था क्योंकि बेसिस रेट चेंज हो गया और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, फ्लोटिंग रेट था, नाउ यू हैव टू पे मोर इंटरेस्ट। एज अ स्टूडेंट यू आर बेयरिंग अ रिस्क, सिमिलरली एज अ बिजनेस एंटिटी दे हैव द एसेट्स, दे हैव द लायबिलिटीज एंड दे आर रिलेटेड विद द इंटरेस्ट, एंड अल्टीमेटली इफ देयर इज अ चेंज इन द इंटरेस्ट दे हैव टू बियर दैट रिस्क, बिकॉज अल्टीमेटली कैश फ्लोस कम हो जाएंगी। आप मेरी बात को समझ रहे ना? तो मैं कहता हूं जी इंटरेस्ट रेट कैन बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मतलब आपने कहा जी 8% देंगे तो 8% ही देंगे, दुनिया जहान ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा बॉन्ड्स, तो यू हैव इशूड फिक्स रेट ऑफ बॉन्ड्स, इट मींस यू आर इशूइंग बॉन्ड्स एट अ फिक्स रेट, यू विल नॉट चेंज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट मार्केट सिनेरियो तो डिमांड और सप्लाई से चलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी से चलता है, मार्केट सिनेरियो में थोड़ी फिक्स रहेगा, बदलता जाएगा यार। So it means that there is a change, there is a gap, there will be a gap, और उस गैप की वजह से आपको रिस्क है। कई बार आपको लगेगा आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हो बॉन्ड होल्डर्स को, और कई बार लगेगा कम दे रहे हो, आपकी बॉन्ड की वैल्यूएशन कम हो जाएगी, कई बार वैल्यू बढ़ जाएगी। सो दैट इज नेम्ड एज रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंस मैनेजर, एक तो इसको आप लायबिलिटी के पॉइंट से देख सकते हैं, है ना, लायबिलिटी के पॉइंट से देख सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच इट फ्रॉम एसेट पॉइंट ऑफ व्यू। एसेट में कैसे आपने इन्वेस्टमेंट्स की और उस इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो गई ड्यू टू इंटरेस्ट रेट, आपने यू हैव इन्वेस्टेड इन ट्रेजरी बॉन्ड, यू हैव इन्वेस्टेड इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर इज अ सडन डिक्रीज इन द ट्रेजरी बिल रेट, तो आपकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। एंड इफ यू हैव इशूड बॉन्ड्स, रेट मार्केट में कम हो गया, आप ज्यादा पे कर रहे हैं, आपने लोन लिया था ज्यादा दे रहे हैं, कम हो गया, there is a difference, you know, and whenever I say risk is adverse movement। ठीक है सर। अब सवाल ये आता है कि इंटरेस्ट रेट जो आप पे करते हैं एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी टू द बॉन्ड होल्डर्स, और विच अ बैंकिंग कंपनी पेज टू यू एज अ डिपॉजिटर, सपोजिंग यू आर गोइंग फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट और यू आर इशूइंग बॉन्ड्स टू द बॉन्ड होल्डर्स, तो इंटरेस्ट रेट निकलता कैसे है यार? उद्गम स्थान क्या है? जैसे गंगा जी आते हैं गंगोत्री से, तो इंटरेस्ट रेट के पीछे बेस क्या है? व्हाट इज द बेस? मतलब किस चीज को हम रखते हैं माइंड में, और उसके बाद हम इंटरेस्ट रेट्स कैलकुलेट करते हैं, और व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इंटरेस्ट रेट। क्योंकि अगर आपको फैक्टर समझ आ गए तो आप इंटरेस्ट रेट रिस्क समझ पाएंगे। बेटे आज मैं कुछ बता नहीं रहा, आज मुझे खाली एक फ्लो चार्ट बताना है, असली पिक्चर तो लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट होगी। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। आप बस एक बात लिखें, फिर सीधा फ्लो चार्ट में आ रहे हैं, और मैं आपको अपने लेक्चर्स दिखाने वाला हूं। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, और व्हाट दीज आर द फैक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। इट मींस एक इंटरेस्ट रेट के लिए हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं उस इंटरेस्ट रेट को निकालने के लिए, क्या क्या बातों का जरूरत होती है। You know, there are the 6 factors which are taken into account, and those 6 factors I have explained beautifully in lecture number 2, कि भाई वो अगर 6 फैक्टर्स को हम ध्यान रखें तो हम एक इंटरेस्ट रेट एक कॉर्पोरेट एंटिटी का कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विच शुड बी गिवन टू अ बॉन्ड होल्डर, और विच आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ बॉन्ड होल्डर। क्योंकि बॉन्ड होल्डर के लिए वो रिटर्न है, आपके लिए कॉस्ट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बॉन्ड होल्डर के लिए वो यील्ड है। भाई रिटर्न का दूसरा नाम है यील्ड, क्योंकि अभी हमने यील्ड कर्व करना है, तो उस समय रिटर्न कर्व नहीं बोल के हम यील्ड कर्व बोलेंगे। ठीक है जी, तो पहले आप ये लिखें, देयर आर 6 फैक्टर्स व्हिच आर टेकन इनटू अकाउंट व्हेनेवर आई वांट टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट। पहली बात, मैच्योरिटी पीरियड। फैक्टर नंबर 1, मतलब उस घड़े में 6 बातें छुपी हुई हैं। आपने पहली बात देखी, उसका नाम था मैच्योरिटी पीरियड, मतलब कितने पीरियड के बाद वो बॉन्ड्स रिडीम हो जाएंगे। 1 साल का बॉन्ड है, 2 साल का है। अच्छा, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं बॉन्ड को पिक्चर में लेके आ रहा हूं, सो दैट आपको क्लैरिटी ज्यादा मिले। एज ए बॉन्ड होल्डर एंड एज ए बॉन्ड इशूअर आप जल्दी समझ पाएंगे, इसलिए मैं इसको बॉन्ड को बार बार यूज करके आपको क्लियर करना चाहता हूं। द पॉइंट इज, इफ आप लॉजिकली बताइए, इफ द बॉन्ड पीरियड मैच्योरिटी पीरियड इज 2 years, और इफ इट इज 3 years, और इफ इट इज 5 years,
आपका रिस्क फैक्टर कहां पर ज्यादा है? इट इज बट नेचुरल, जब मैच्योरिटी पीरियड ज्यादा लंबा होगा तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होंगी, और जितना कम मैच्योरिटी पीरियड होगा आप इंटरेस्ट रेट, आप रिटर्न, उसमें यील्ड कम एक्सपेक्ट करेंगे। इट मींस इंटरेस्ट रेट का एक डिटर्मिनेंट है मैच्योरिटी पीरियड, जो आप लिख चुके हैं। सेकंड, इंटरेस्ट रेट अगर किसी का भी कैलकुलेट करना है तो हम सबसे पहले रिस्क फ्री रेट को माइंड में रखते हैं कि आप अगर किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बेटे लेक्चर 2 में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर आप किसी बैंक में डिपॉजिट करते तो आपको बैंक एफडी मिलता, बैंक एफडी का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, क्योंकि वहां पर तो कुछ रिस्क है ही नहीं, तो उसको बेस में रखते हैं। दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सपोजिंगली बैंक एफडी का रेट है 10%, तो आपको क्या लगता है अगर आप बॉन्ड बाय करेंगे देन योर एक्सपेक्टेशंस विल बी मोर देन 10% और लेस देन 10%? आप एसीसी कर रहे हैं, एसीसी करने के बाद आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी फ्रॉम नॉर्मल ग्रेजुएट या कम होंगी? बिल्कुल ज्यादा होंगी, क्योंकि अगर आप एज अ ग्रेजुएट ज्वाइन करते बिग फोर को तो लेट इट बी एक्स अमाउंट इज द डॉलर ऑफ द सैलरी, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग मोर देन एक्स अमाउंट बिकॉज यू हैव टेकन अ रिस्क। तो रिस्क फ्री रेट का मतलब है कि नॉर्मल अगर हम रिस्क नहीं लेते तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न मिलता, तो दैट ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल कैलकुलेटिंग द टोटल इंटरेस्ट ऑफ अ बॉन्ड। थर्ड, डिफॉल्ट रिस्क। अब भाई साहब ऐसा है, बैंक भी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, कुछ तो रिस्क होता ही है जो इनहेरिटेड रिस्क होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा अमाउंट हम प्रीमियम लेते हैं। टैक्स also plays a very important role. Sometimes the amount of interest which you are paying to your bond holder, it is taxable in their hands. तो अगर उनके हैंड्स में टैक्सेबल है तो वो नेट देखेंगे उनकी पॉकेट में कितना है, जितना ज्यादा टैक्स रेट होगा वो उतना ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी जेब से भी तो पैसे जा रहे हैं। तो मैं बॉन्ड होल्डर और बॉन्ड इन्वेस्टर के पॉइंट से, बॉन्ड इश्यूअर और बॉन्ड होल्डर के पॉइंट से देख रहा हूं, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि भाई इंटरेस्ट निकलता कैसे है, इंटरेस्ट के कौन कौन से फैक्टर्स हैं और इंटरेस्ट में क्या क्या देखते हैं। तो मैंने पहली बात बताई, मैच्योरिटी पीरियड। Maturity period plays a very important role. Longer the maturity period, more is the risk. So more are the expectations. Then I discuss with risk-free rate, default risk, liquidity position. अब आप ये बताइए कि एक कंपनी की ऑलरेडी लिक्विडिटी पोजीशन बड़ी अच्छी है, करंट रेशियो बड़ी अच्छी आ रही है, एंड यू आर गिविंग अ लोन to that company, or you are investing as a bond holder in that company, तो your position will be somewhat safe, क्योंकि वो कैश रिच कंपनी है। बट अगर आप कुछ ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जहां पे लिक्विडिटी पोजीशन बड़ी खराब सी चल रही है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी फ्रॉम दैट कंपनी। बोलो बेटे ऐसा होगा या नहीं होगा? मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूं या आप रिलेट कर पा रहे हैं? जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे तब तक ये चैप्टर नंबर 14 इंटरेस्ट रेट रिस्क समझ आने वाला नहीं है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये बातें बता रहा हूं कि जो एक बॉन्ड होल्डर है, इफ बॉन्ड होल्डर इज देयर, एक कंपनी है बॉन्ड इशुअर, दूसरा व्यक्ति है बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड इन्वेस्टर। रामलाल, लेट इट बी रामलाल, बॉन्ड इन्वेस्टर ने बॉन्ड इशुअर में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। अब जब ये पैसे कर रहा है तो ही विल एक्सपेक्ट समथिंग, ही विल एक्सपेक्ट रिटर्न, एंड दैट रिटर्न इज नेम्ड एज यील्ड। उसको यील्ड बोलते हैं। तो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये जो यील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, यील्ड, हाउ मेनी फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद दिस यील्ड। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा देन यू कैन अप्रिशिएट व्हाट आई मीन बाय इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर मैंने आपको अभी भी बता दिया, आपके एसेट्स हैं, आपकी लायबिलिटीज हैं, जितने ज्यादा एसेट्स होंगे और जितनी ज्यादा लायबिलिटीज होंगी एंड विच आर रिलेटेड विद द इंटरेस्ट, यू आर मोर एक्सपोज। एज वी हैव डिस्कस इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, कि आप ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस करेंगे, आप इंपोर्टर भी हैं, आप एक्सपोर्टर भी हैं, आपकी रिसिट्स भी हैं, आपकी पेमेंट्स भी हैं, यू आर मोर एक्सपोज एंड हेंस यू विल बी हैविंग मोर अमाउंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। सिमिलरली हियर, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है दे आर रिलेटेड ऑन इंटरेस्ट रेट्स। यू हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक, यू हैव इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स, यू हैव इन्वेस्टेड इन मनी मार्केट्स, एंड यू हैव आल्सो बोरोड फ्रॉम बॉन्ड्स, you have borrowed from banking companies. इट मींस जरा सा इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ नहीं, आपकी वैल्यूएशन चेंज हुई नहीं। इट मींस जितने ज्यादा आपने एसेट्स और लायबिलिटीज में इन्वेस्ट किया है और उनका रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट से है, उतना ज्यादा एक्सपोजर है। भाइयों दोस्तों, मैं इस समय बस लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं। मैं आपको इस समय ये बताने चाहता हूं
कि एक फ्लो चार्ट अगर हम बना लेंगे आने वाले 5 मिनट में, तो पूरा चैप्टर 14 हमें क्लियर हो जाएगा कि 14 है क्या। तो मैंने बेटा लिखा फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट द लॉजिक्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो हेडिंग लिखेंगे। अच्छा, इस फ्लो चार्ट को बनाएंगे इस तरह से बेटे, ये आएगा, ये ऐसे ऐसे बॉक्स बनेंगे। अभी बॉक्स मैंने लिख दिए, लेकिन आपने पहले एक बार फोटो देखनी है। पूरे एक पेज में आपने फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है। आप इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानना, सच कह रहा हूं। आप अभी कहानी शुरू भी नहीं हुई इंटरेस्ट रेट रिस्क की, बस हल्की हल्की छोटी 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 बातें बता रहा हूं। ऐसे 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 आज के इस लेक्चर में मुझे बस फ्लो चार्ट ही बताना था आपको। वो आ गया, पोजीशन आ गया बेटे, आ गया। तो हेडिंग लिखिए, फॉलोइंग इज अ फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। हम पहला बॉक्स बनाएंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, उसमें लिखेंगे मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। दूसरा बॉक्स बनाएंगे, उसमें 3 बड़े बड़े क्वेश्चंस आपसे करूंगा। और फिर थर्ड बॉक्स बनाएंगे, फोर्थ बॉक्स बनाएंगे, फिफ्थ बॉक्स बनाएंगे, और इसमें आंसर्स होंगे, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 उन्हीं क्वेश्चंस के। और लास्ट में लास्ट बॉक्स 6th बॉक्स ऑब्जेक्टिव होगा, दैट व्हाई यू वांट टू मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क। आइए सर, आइए दोस्त एक फ्लो चार्ट बनाए, फिर मैं अपने वीडियोस दिखा रहा हूं, विकिपीडिया दिखाऊंगा। आप हेडिंग लिखें इंटरेस्ट रेट रिस्क और पहला डब्बा बना दें, और हेडिंग लिखें मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। इट मींस द पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स मूवमेंट और द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन एडवर्स, या जस्ट लिख लीजिए पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन द इंटरेस्ट रेट, the possibility of movement or variation in the interest rate, that is interest rate risk। कमर सीधी रखनी है, ईमानदारी से पूरा फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है। आपका चैप्टर 14 समझ आ जाएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको। नाउ you can easily manage the interest rate risk if you can answer my 3 questions। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे 3 big questions। तो दूसरा बॉक्स बना रहे हैं, उसके ऊपर लिख रहे हैं 3 बड़े बड़े क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर। सेकंड इज व्हाट इज यील्ड कर्व। यील्ड कर्व क्या होता है, इंटरेस्ट रेट का यील्ड कर्व से क्या मतलब है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व देखेंगे। एंड व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट रिस्क हेजिंग टूल्स। हमने देखा था फॉरेन एक्सचेंज में इंटरनल हेजिंग टूल्स, एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। सिमिलरली इन इंटरेस्ट रेट रिस्क we have to hedge that, then what are the tools, उसको डिस्कस करेंगे। इसको आंसर करने के लिए बेटे मैंने 3 आंसर्स लिए, 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए 3 आंसर्स। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। आप सभी ने तीनों आंसर्स लिखने हैं। पहले आंसर 1 लिख रहे हैं व्हाट आई मीन बाय इंटरेस्ट रेट। तो मैं लेक्चर 2 ऑनवर्ड्स ये बताने वाला हूं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। जैसे अभी हमने देखा मेच्योरिटी पीरियड, रिस्क फ्री रेट, लिक्विडिटी पोजीशन, टैक्स स्टेटस, इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड गैप एक्सपोजर। देखो गैप वैसे था, मैंने बताया नहीं, गैप हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, मैं अभी नहीं बता रहा। तो ये वाली बातें हमने डिस्कस करनी है बेटे आंसर नंबर 1 में। क्वेश्चन 2 क्या है, व्हाट इज यील्ड कर्व। मैं एक चित्र बनाऊंगा, मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगा कि मैच्योरिटी पीरियड का और इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशनशिप है, दैट इज यील्ड कर्व। अच्छा, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। रिटर्न किसके लिए होता है, होल्डर के लिए, जो इन्वेस्टर है। तो उसका रिलेशनशिप मैच्योरिटी पीरियड से क्या है, उस कर्व को बोलेंगे इट इज यील्ड कर्व। जनरली इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, बट फिर भी बड़े सारे हो सकते हैं। तो पहली बात यील्ड देखेंगे, फिर यील्ड कर्व बनाएंगे, फिर टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व्स देखेंगे, और फिर यील्ड कर्व की कुछ थ्योरीज देखेंगे जो फिरंगियों ने हमें बता दी। बेटे एक एक बात क्लियर कर दूंगा, बीपीपी, कैप्लन सब कुछ कवर करूंगा। मुझे खून दो, मैं आजादी दे दूंगा आपको चैप्टर 14 से, बट आपको खून देना है, कंजूसी नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द हेजिंग टूल्स। बेटे आंसर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला हेजिंग टूल जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। दूसरा इंटरेस्ट रेट गारंटीज। तीसरा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, जगह नहीं थी। फिर फोर्थ इंटरेस्ट रेट कैप्स, फ्लोर्स, कॉलर्स, और लास्ट है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। तो हम ये टूल्स का इस्तेमाल करेंगे
जैसे जैसे सपोजिंगली सिकंदर को लड़ने जाना था तो वो अपने टूल्स का यूज करता था, है ना। जैसे दुर्गा माता के बड़े सारे टूल्स हैं, जैसे कारपेंटर के पास टूल्स हैं, जैसे प्लम्बर के पास टूल्स हैं, वैसे एज अ हेजर, एज अ फाइनेंस मैनेजर, इन ऑर्डर टू हेज इंटरेस्ट रेट रिस्क यू हैव दीज टूल्स। इनको डिस्कस करेंगे बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज, यहां पर ऑब्जेक्टिव लिख दे, टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। पहले चैप्टर से करते आ रहे हैं बेटे, यही ऑब्जेक्टिव है, यही ऑब्जेक्टिव है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। मैं आपको ये सारी बातें गूगल से भी दिखाने वाला हूं और मैं स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड सिनेरियो में जाऊं तो आपको पता चलेगा यार इंटरेस्ट रेट रिस्क है क्या। आज हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क में एज पर विकीपीडिया व्हाट आई मीन बाय इंटरेस्ट रेट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, दिस रिस्क, इक्विटी रिस्क, कमोडिटी रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, मॉडल रिस्क, पता नहीं क्या क्या रिस्क है जी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। देखो लिस्ट की लाइन नहीं खत्म हो रही विकीपीडिया में यार। Out of that, we are doing three types of risk. First is businesses, which we have already covered in chapter number 18. Foreign exchange risk, chapter number 13. ACC F9, financial management. And chapter 14 is interest rate risk. बेटे कोविड के बाद इसका इंपॉर्टेंस आ गया है, ये चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है सर, नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात, इट इज द रिस्क दैट अराइजेस फॉर अ बॉन्ड ओनर्स फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट कर रहे हैं, दुनिया बदल रही है, आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है यार, दुनिया जैसे बदलती जा रही है, तो इंटरेस्ट रेट भी तो चेंज होंगे। उसकी वजह से जो रिस्क है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। यील्ड कर्व आज देखेंगे, इसकी हम चित्र देखेंगे कि व्हाई दिस यील्ड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, लेक्चर नंबर 2 में। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वो वाली कि कैसे यील्ड कर्व का रिलेशनशिप अपवर्ड है और कैसे मैच्योरिटी पीरियड एक्स एक्सिस में हम लेते हैं। बेटे क्या बताऊं मैं आपको, छोड़ो ना, आप आइए देख ही लेते हैं। मैं चल पड़ा, मैं बेटे इस समय आपके पास खड़ा तो हूं लेकिन मेरी आत्मा कहीं और है। अब देखो, एक मैं हूं, एक ये भी भूपेश आनंद है, मैं भी भूपेश आनंद हूं, लेकिन ये कुछ कह रहा है वेरिएबल, ये कुछ कह रहा है। यील्ड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। बट यील्ड, बेटे मैं यील्ड कर्व एक्सप्लेन करूंगा कि यील्ड कर्व का अपवर्ड स्लोपिंग क्या है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक आप ये बताओ। जब करेंगे पता चल गया तो जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे, अभी हम करेंगे, अभी करेंगे बेटा, अभी हॉक में जाएंगे, अभी बहुत कुछ करना है, आज गूगल में भी देखना है, विकीपीडिया, कुछ मुश्किल है ही नहीं। जैसे को बेस रख रहा हूं क्योंकि हॉक कर लिया तो वायले और यील्ड कर्व्स की शेप कैसे होगी, क्या अपवर्ड हो सकता है, क्या डाउनवर्ड हो सकता है, क्या हम्ड हो सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। और मैं और भी क्या बताऊं दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने अभी अभी बताया, एक एक बात को मैंने एक्सप्लेन किया लेक्चर नंबर 2 ऑनवर्ड्स। ऐसे नहीं 10-11 लेक्चर्स ले रहा, ऐसे नहीं पान पराग बन जाता, चुनिंदा चीजें होती हैं उसको देखकर रजनीगंधा बनाते हैं। आपने रजनीगंधा की एड में देखा होगा, ऐसे नहीं लेक्चर बन जाते, ऐसे नहीं खाली कैपलन में टिक टिक करा के पढ़ा दिया जाता, ऐसे नहीं पीपीटी से। बेटा भूपेश आनंद से सीखो कैसे पढ़ाना है। मैं आपके सामने इस समय खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार मुझे बताएं कि क्या आप सभी ने ये पूरा का पूरा फोटो प्रिपेयर कर लिया। बेटे इंटरेस्ट रेट रिस्क तो समझ लीजिए हम आने वाले 10 चैप्टर्स 10 लेक्चर्स इसी फ्लो चार्ट पे डिस्कस करेंगे और उसका प्लान भी मैंने प्रिपेयर कर दिया। ये है बेटे भूपेश आनंद, हर एक एक चीज को प्लान करके। जैसे लेक्चर नंबर 1 अभी चल ही रहा है तो आप बेटे इस लेक्चर प्लान को बनाएं, बड़ा अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा आपको। लेक्चर प्लान में लेक्चर 1 आप लिख रहे हैं इंट्रो ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड द फ्लो चार्ट विच वी हैव जस्ट प्रिपेयर्ड। सो दिस इज लेक्चर नंबर 1। एज सच मैंने कुछ बताया नहीं, कहानी बाकी है, अभी तो जस्ट बताया कैटरीना कैफ और आलिया दोनों हैं इस मूवी के अंदर, बस इतना बताया। ठीक है जी। लेक्चर 2 में मैं जो लेक्चर 2 आपसे लूंगा उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताऊंगा, फिर आपको रिटर्न की बातें बताऊंगा, यील्ड बताऊंगा, हाँ व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। बेटे आप बस आप थक जाएंगे, कोका कोला की केस स्टडी कराऊंगा,
ये सब कुछ मैंने पहले प्लान कर लिया है, स्क्रिप्ट बना दी है, स्टोरी बना दी है। बड़ी मेहनत लगती है इन सब बातों को करने में। कैपलन पढ़ा, बीबीबी पढ़ा, हॉक पढ़ा, अलग अलग चीजें पढ़ी, स्क्रिप्ट बनाई, स्टोरी बनाई, गाने बनाए, और फिर आया आपके सामने रिकॉर्डिंग करने। ठीक है जी। लेक्चर 3 में, अच्छा बेटा लिख रहे हो ये? थप्पड़ मारूंगा नहीं लिखोगे तो, कमर सीधी कर लो। लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्लो चार्ट। लेक्चर 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट, मीनिंग ऑफ यील्ड, कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, कोका कोला की केस स्टडी। लेक्चर 3 अभी दिखाया था यील्ड कर्व, टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व्स, थ्योरीज ऑफ यील्ड कर्व्स। एक एक बात को डिस्कस कर दूंगा लेक्चर 3 में, लिख लो। फिर लेक्चर 4 में स्लोप ऑफ यील्ड कर्व अपवर्ड की होती है जनरली, उसकी थ्योरीज क्या है, तो 2 लेक्चर्स डिवोट करूंगा, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 ऑन यील्ड कर्व्स। एक एक बात को एक्सप्लेन करूंगा यार, कैपलन बीबीबी भरा पड़ा है, लिख लो, मानो मेरी बात। लेक्चर 3 यील्ड कर्व, टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व, यूज ऑफ यील्ड कर्व। लेक्चर 4 थ्योरीज ऑफ यील्ड कर्व, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेशन थ्योरी डिस्कस करेंगे, मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी डिस्कस करेंगे। लेक्चर 5 बेटा, लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 की रिवीजन कराऊंगा। है कोई है माइकल लाल जो इतना कराएगा यार? फिर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस करेंगे। लेक्चर 6 जब हमने समझ लिया रिस्क क्या है, जब हमने समझ लिया यील्ड क्या है, तो अब उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम हेजिंग टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जो हम यूज करेंगे फॉर हेजिंग फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क। उसका पूरा लेक्चर नंबर 6 रहेगा। फिर लेक्चर नंबर 7 से मैं आपको दूसरे छोटे छोटे टूल्स बताऊंगा, जैसे इंटरेस्ट रेट गारंटी, जैसे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, और फिर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस करेंगे। बेटे लेक्चर 7 का कंटेंट लिख लो लिख लो लिख लो। फिर हम आ जाएंगे लेक्चर 8 में, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। कैप्स क्या है, कॉलर्स क्या है, फ्लोर्स क्या है। लेक्चर 9 में अदर वेज, अच्छा लेक्चर 9 तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। मैं आपको क्या बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट है लेक्चर 9 की मैं आप बता नहीं सकता सर, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। और फिर लेक्चर नंबर 10 अदर वेज टू मैनेज द रिस्क एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। तो लगभग 10-11 लेक्चर्स रहने वाले हैं, मोटा मोटी यही रहेगा। वो बात अलग है कि मैं जब लेक्चर लेने स्टार्ट करूंगा तो शायद छोटा मोटा ऊपर नीचे वेरिएशन हो, लेकिन 80 to 90% यही लेक्चर प्लान है। इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर 14 100 मार्क्स का भी आ जाए तो भी आप मेरे 10 लेक्चर्स अटेंड करने के बाद अटेम्प्ट कर पाओगे, इस बात की गारंटी है यार। बट कंडीशन ये है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, कमर सीधी करके बैठना है, कैलकुलेटर साथ में रखना है, थोड़ा सा माइंड रिलेट करना है, मैं जो वेबसाइट बोलूं देखनी है, तब तो समझ आएगा यार। मिलते हैं बेटा लेक्चर 2 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।